हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एसएससी एग्ज़ाम 22 में। तो कल का टॉपिक था कुतुबुद्दीन ऐबक और आज इल्तुतमिश के बारे में जानना है। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में ही इल्तुतमिश रहा करता था। तो गुलामों का गुलाम किससे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि गुलामों को गुलाम इल्तुतमिश को क्यों कहा जाता है। तो देखिए, इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। यानी गौरी का गुलाम ऐबक था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश है। तो इसका गुलाम ये और इसका गुलाम ये, तो इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। सुल्तान ए आजम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। सुल्तान ए आजम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1211 से 1236 तक के इल्तुतमिश का शासनकाल रहा। 1211 से 1236 तक के इल्तुतमिश ने किसे मारकर दिल्ली की गद्दी हासिल किया था? तो आराम शाह को। किसे मारा था? आराम शाह को। आराम शाह किसका पुत्र था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो उस समय इल्तुतमिश बदाऊं में शासन कर रहा था, वहाँ का गवर्नर था। तो जब इल्तुतमिश को पता चलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया है, उसके बाद फिर वहाँ का जो राजा आराम शाह है, तो उन्होंने सोचा कि गुलामों का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, अब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हम हैं, तो वहाँ का तो राजगद्दी हमें मिलना चाहिए। तो इल्तुतमिश ने वहाँ जाके आराम शाह को मार दिया जाता है और उसके बाद इल्तुतमिश वहाँ का राजा बन जाता है। तो आराम शाह अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो बदाऊं का। कहाँ का था? बदाऊं। जैसे कि हमने अभी बताया है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। दिल्ली के अमीरों को सबसे पहले दमन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। किसने दमन किया था? इल्तुतमिश ने। चालीसा दल या तुर्कान चहलकामी किसने स्थापित किया था? तो चालीसा दल या तुर्कान चहलकामी किसने स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने। तो इसका मतलब समझना, चालीसा दल या तुर्कान चहलकामी, इसमें 40 लोगों का एक दल बनाया गया था, एक समूह बनाया गया था, उसे चालीसा दल कहा जाता है। चालीसा दल कहा है तो 40 तुर्क अमीरों गुलामों का समूह बनाया जाता है। क्या समूह बनाया जाता है? तो उसी को बोला जाता है चालीसा दल। तो दिल्ली सल्तनत के शासक को पहली बार सुल्तान की पदवी किससे मिला था? तो दिल्ली सल्तनत में कौन सा ऐसा शासक है जिसको सुल्तान की पदवी सबसे पहले मिला था? तो वो है इल्तुतमिश। किसे मिला था? इल्तुतमिश को मिला था। इल्तुतमिश को। और इसके पहले सुल्तान इल्तुतमिश के पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान का वो पदवी नहीं मिला था। इल्तुतमिश को सुल्तान की पदवी किसने दिया था? तो सिर सिल्लाउल बिल्लाह ने दिया था। किसने था? सिर सिल्लाउल बिल्लाह ने 1229 में दिया था। कब मिला था? 1229 में मिला था। दिल्ली के किस शासक के समय में पहली बार मंगोल संकट आया था? तो इल्तुतमिश के। किसके में? इल्तुतमिश के। मंगोलिया के किस शासक ने भारत पर आक्रमण किया था? चंगेज खां। किसने किया था? चंगेज खां। तो चंगेज खां भारत आया था कैसे, पहले हमको जानना है। तो चंगेज खां का भी एक सपना था कि मध्य एशिया में अपना जो राज है उसे फैलाएं। तो मध्य एशिया में जाके अपना जो फैलाने का जो उसका एक सपना था, तो सबसे पहले वहाँ से चंगेज खां ने वहाँ का एक छोटा सा मध्य एशिया का छोटा सा प्रांत था खारिज्म, तो वहाँ उन्होंने पहले आक्रमण किया था खारिज्म में। तो खारिज्म के जो राजा था मकबरनी, खारिज्म का कौन था? राजा था मकबरनी। देखिए यहाँ लिखा हुआ मकबरनी।
तो जब इसके पास आक्रमण किया तो वो वहाँ से भाग गया, अपना राज्य छोड़ के भागा और कहाँ आया, इल्तुतमिश के पास आ गया था। जब इल्तुतमिश के पास आया था यहाँ भागते भागते दिल्ली इल्तुतमिश के बाद, और इसका पीछा कौन किया था, जंगेज खान। इसका पीछा करते करते सिंधु नदी के पास पहुँच गया जंगेज खान, और मंगवर्णी कहाँ पहुँचा, इल्तुतमिश के दरबार पहुँचा। लेकिन यहाँ इल्तुतमिश बहुत अपारदर्शिक साबित हुआ, बहुत बुद्धि से काम लिया, और उन्होंने मंगवर्णी को वहाँ अपने मतलब शरण में लेने से इनकार कर दिया। तब जब इस खबर को जंगेज खान को पता चलता है कि इल्तुतमिश ने उसे पनाह नहीं दिया है, तब जंगेज खान ने सिंधु नदी के तट पर से चला जाता है। तो मंगोलिया के किस शासक ने भारत पर आक्रमण किया था, जंगेज खान ने। जंगेज खान किसका पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर पहुंचा था, मंगवर्णी का। मंगवर्णी कहाँ का शासक था, तो मध्य एशिया के छोटे से प्रांत खारिज में। ध्यान रहे, मध्य एशिया के छोटे प्रांत खारिज में के शासक था। मंगवर्णी भारत के किस शासक के दरबार में पहुंचा था, तो इल्तुतमिश। किसके दरबार में पहुंचा था, इल्तुतमिश। जंगेज खान का मूल नाम क्या था, तेमुचीन। इसका मूल नाम, जंगेज खान का मूल नाम तेमुचीन। जंगेज खान कहाँ के शासक था, मंगोलिया के। कहाँ के, मंगोलिया के। जंगेज खान के पिता का नाम क्या था, येगूसाई बहादुर। क्या था, येगूसाई बहादुर। किन्हीं को कोई प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। चालीसा दल का विनाश किसने किया था, बलबन ने किया था। किसने किया था, बलबन। तो चालीसा दल बनाया कौन था, तो इल्तुतमिश बनाया था। कौन बनाया था, इल्तुतमिश बनाया था। और इसको ख़त्म किसने किया था, बलबन ने किया था। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने पहला अरबी सिक्का जारी किया था, तो इल्तुतमिश। किसने किया था, इल्तुतमिश। पहला अरबी सिक्का किसने चालू किया था, इल्तुतमिश ने जारी किया था, जिसमें चांदी का टंका, जो चांदी का सिक्का था उसे टंका कहा जाता था। क्या कहा जाता था, टंका। एवं तांबा को जीतल कहा जाता था। तांबा को जीतल कहा जाता था। ध्यान रहे, चांदी को क्या कहा जाता था, टंका, और तांबा को जीतल कहा जाता था। तो इस सिक्का जारी किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। किसने, इल्तुतमिश ने। दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने बनवाया था, इल्तुतमिश। दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था, इल्तुतमिश। देखिए यहाँ इल्तुतमिश के दरबार में रहने वाले इतिहासकार का नाम क्या था, मिन्हाजुस सिराज था। कौन थे, मिन्हाजुस सिराज। इल्तुतमिश एवं कुतुबुद्दीन ऐबक की शासन की जानकारी कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो इल्तुतमिश एवं कुतुबुद्दीन ऐबक की जो शासन, जो राज्य किए थे, तो उनकी जानकारी कौन से पुस्तक में मिलती है, कौन सी ग्रंथ में मिलती है, तो तबकाते नासरी में। किस में मिलती है, तबकाते नासरी में। तबकाते नासरी का लेखक कौन है, मिन्हाजुस सिराज। किसके दरबार में रहते थे, इल्तुतमिश के। किसके दरबार में रहते थे, इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे। इल्तुतमिश का निधन कब हो जाता है, तो 1236 में इल्तुतमिश मारा जाता है। इल्तुतमिश 1236 में निधन हो जाता है इल्तुतमिश का। अब रजिया सुल्तान के बारे में हमें जानना है। तो इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी मरने से पहले इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था, तो रजिया सुल्तान को घोषित किया। किसे, रजिया सुल्तान को घोषित किया था। तुर्की अमीरों ने रजिया सुल्तान के स्थान पर दिल्ली के गद्दी पर किसे बैठाया था, वहाँ के जो अमीरों थे, तुर्की अमीर दिल्ली के, तो तुर्की अमीरों ने रजिया सुल्तान के स्थान पर दिल्ली की गद्दी पर किसे बैठा था, रुकनुद्दीन फिरोज को। किसने, रुकनुद्दीन फिरोज को। देखिए, रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर इसलिए नहीं बैठाया गया था क्योंकि एक महिला थी, तो उन्हें पसंद नहीं था कि एक महिला शासन चलाए, तो इसीलिए रजिया सुल्तान को दिल्ली के गद्दी पर बैठने नहीं दिया गया था। रुकनुद्दीन फिरोज का शासन किसके हाथों में चला गया था, तो शाह तुर्कान, उसके माताओं के हाथों में। शाह तुर्कान कौन थी, तो इल्तुतमिश के पत्नी शाह तुर्कान थी। तो और बेटा रुकनुद्दीन फिरोज। तो जब रुकनुद्दीन फिरोज को राजा बनाया गया, तो जब देखा कि वहाँ का जो अमीरों ने देखा, तुर्की अमीरों ने, कि जब रुकनुद्दीन फिरोज का जो शासन व्यवस्था उनकी माता देखभाल कर रही है, तो उनकी माता के हाथों में है वहाँ का जो शासन, तब फिर से उन्हें रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटा दिया जाता है और गद्दी पर किसे बैठाया जाता है, तो रजिया सुल्तान को बैठाया जाता है, रजिया सुल्तान को।
देखो, रुकनुद्दीन फिरोज की गद्दी से हटाकर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर किसे बैठा जाता है? रज़िया सुल्तान को। भारत की पहली महिला शासिका का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? तो रज़िया सुल्तान को प्राप्त हुआ था। भारत की पहली महिला शासिका का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? रज़िया सुल्तान को। दिल्ली की किस शासिका ने पर्दा प्रथा को परित्याग किया था? रज़िया सुल्तान ने। दिल्ली की किस शासिका ने पर्दा प्रथा परित्याग किया था? रज़िया सुल्तान ने। पर्दा प्रथा क्या होता है? जैसे कि उन्होंने महिला के वेशभूषा को छोड़ दिया था और पुरुष के जैसा ही राज्य में अपना राज्य चलाया कर रही थी। जैसे कि माथे पर टोपी, माथे पर कुल्हा पहनकर दरबार में जाने वाली शासिका कौन थी? रज़िया सुल्तान थी। तो जिस तरह से एक पुरुष का जो वेशभूषा होता है वही वेशभूषा बनाकर अपने दरबार रज़िया सुल्तान जाया करती थी। रज़िया सुल्तान ने अश्वशाला का प्रधान किसे नियुक्त किया था? किससे बनाया था? तो जलालुद्दीन आखुर को। किससे बनाया था? जलालुद्दीन आखुर अबिसिनिया का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? अबिसिनिया का। इतिहासकारों का कहना है कि रज़िया सुल्तान का जलालुद्दीन आखुर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, प्रेम प्रसंग चलता था। तो इसीलिए वो जलालुद्दीन आखुर को क्या बना दिया था? अश्वशाला का प्रधान। क्या बना दिया? अश्वशाला का प्रधान बना दिया गया था। वो कहाँ के? अबिसिनिया का रहने वाला था। कहाँ के? अबिसिनिया का रहने वाला था। अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर आखुर। क्या कहा जाता था? अमीर आखुर कहा जाता था। और अश्वशाला का प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर आखुर। पंजाब के तवल हिंद के किस शासक ने रज़िया सुल्तान के साथ विद्रोह किया था? तो पंजाब के किस शासक ने रज़िया सुल्तान के विरोध किया था? तो अल्तुनिया ने किया था। अल्तुनिया पंजाब में एक छोटा सा प्रांत था, उस प्रांत का नाम तवल हिंद था। तवल हिंद। तो वहाँ के जो अल्तुनिया राजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, उन्होंने रज़िया सुल्तान पर विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह कर दिया तो यहाँ पर भी रज़िया सुल्तान बहुत अपना दिमाग इस्तेमाल करती है और दिमाग से काम लेती है और रज़िया सुल्तान ने उसके साथ विवाह कर लेती है। किसके साथ? अल्तुनिया के साथ। अल्तुनिया के साथ विवाह कर लेती है रज़िया सुल्तान। तो विवाह करके जो वहाँ के जो अल्तुनिया था, अल्तुनिया के साथ जब विवाह हो जाता है तो फिर विद्रोह खत्म हो जाती है, क्योंकि अल्तुनिया का पत्नी हो जाती है रज़िया सुल्तान। तो फिर विद्रोह किसके साथ किया जाए? तो रज़िया सुल्तान अपना विवाह किसके साथ कर लिया था? अल्तुनिया के साथ कर लिया था। रज़िया सुल्तान की हत्या कहाँ किया गया था? तो कैथल में, पंजाब में। कैथल कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा इसकी हत्या हो जाती है, डाकुओं के द्वारा। तो रज़िया सुल्तान की हत्या कहाँ किया गया था? कैथल में। कैथल कहाँ पड़ता है? पंजाब में। रज़िया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो रज़िया का सुल्तान जो थी उसका शासनकाल 1236 से 1240 तक, 4 सालों तक रहा था। कितना? 4 सालों तक रहा था। और इनकी मृत्यु कब हुआ था? 13 अक्टूबर 1240 में। कौन क्या था? डाकुओं के द्वारा हुआ था। किसने? डाकुओं के द्वारा हुआ था। किस इतिहासकार ने कहा था कि यदि रज़िया स्त्री न होती तो भारत के सुल्तानों में सर्वश्रेष्ठ होती? तो एल्फिस्टन ने कहा था कि यदि रज़िया स्त्री ना होती तो भारत के सुल्तानों में सर्वश्रेष्ठ होती। एल्फिस्टन ने कहा था। किसने कहा था? एल्फिस्टन। VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि किस इतिहासकार ने कहा था कि रज़िया स्त्री ना होती तो भारत के सुल्तानों में सर्वश्रेष्ठ होती? एल्फिस्टन ने कहा था। किसने कहा था कि भाग ने उसे पुरुष नहीं बनाया है? भाग ने उसे पुरुष नहीं बनाया है, वरना सारे गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। यानी मिनहाज सिराज ने कहा था। क्या कहा था मिनहाज सिराज ने? कि रज़िया सुल्तान के बारे में कहा था कि भाग ने उसे पुरुष नहीं बनाया, भाग ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना सारे गुण उसके लाभप्रद हो सकते थे। मिनहाज सिराज ने कहा था। ये भी VVI क्वेश्चन है, VVI। रज़िया सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बहराम शाह हुआ था। जब रज़िया सुल्तान की मृत्यु हो जाने के बाद उसके उत्तराधिकारी कौन हुआ था? बहराम शाह हुआ था। बहराम शाह के शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1240 से 1242 तक। कब तक रहा था? 1240 से 1242, 2 सालों के लिए इसका शासनकाल रहा था। दिल्ली सल्तनत में नायब पद किसने शुरुआत किया? तो बहराम शाह। किसने शुरुआत किया था? बहराम शाह ने। नायब पद क्या होता है? तो जिसे उसको प्रधान कहा जाता है, प्रधानमंत्री मान लिया जाए, प्रधानमंत्री कहा जाता था वहाँ का। राजा के बाद इसी का पावर था।
नायब पद का, किसका, नायब पद का था। तो नायब पद, दिल्ली सल्तनत में नायब पद किसने शुरुआत किया था, बहराम शाह ने शुरुआत किया था। बहराम शाह की हत्या हो जाती है, तो बहराम शाह की हत्या कब होती है, 1242 में। 1242 में बहराम शाह की हत्या कर दी जाती है। बहराम शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, अलाउद्दीन मसूद शाह। बहराम शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, अलाउद्दीन मसूद शाह हुआ था। अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो 1242 से 1245 तक के रहा था, 3 सालों के लिए। कितना, 3 सालों के लिए। अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा था, 1242 से 1245 तक के। अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या किसने किया था, तो बलबन ने कर दिया था। किसने, बलबन ने किया था। कब किया था, 1245 में। अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या किसने किया था, बलबन ने किया था। अब नसरुद्दीन शाह के बारे में जानना, नसरुद्दीन महमूद के बारे में जानना है। किसके बारे में, नसरुद्दीन महमूद के बारे में जानना। अलाउद्दीन मसूद शाह की उत्तराधिकारी, अलाउद्दीन मसूद शाह की उत्तराधिकारी कौन बना, नसरुद्दीन महमूद बना था। कौन, नसरुद्दीन महमूद बना था। किसके सहायता से नसरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तो बलबन के सहायता से, क्योंकि बलबन नहीं था जो सबका, बलबन मतलब अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या किया था। बलबन ने किसका हत्या किया था, अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या किया था। तो किसकी सहायता से नसरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, बलबन की सहायता से। नसरुद्दीन मोहम्मद ने नायब के पद पर किसे नियुक्त किया था, तो बलबन को नियुक्त किया था। नायब पद बता दी हैं कि प्रधानमंत्री मान लीजिए राजा के बाद उसी का पावर था, तो नसरुद्दीन महमूद ने नायब पद पर किसे नियुक्त किया था, बलबन को। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दिया था, तो नसरुद्दीन महमूद ने दिया था। नसरुद्दीन महमूद ने दिया था। तो बलबन को कौन सा उपाधि दिया था, उलुग खां की उपाधि। बहुत नसरुद्दीन शाह बहुत ईमानदार शासक थे दिल्ली सल्तनत में। तो बलबन अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया था, नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था। बलबन अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था, नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। हम आपको अभी बता देंगे, दिल्ली का एक ऐसा सुल्तान था जो काफ़ी ईमानदार था और अपना जो पर्सनल खर्चा होता था, पर्सनल, वो खुद अपनी कमाई से, अपनी काम करके, जो मेहनत करके जो उसे पैसा मिलते थे, उसी से अपना जीवन चला रहे थे। राजकोष से 1 फूटी कौड़ी तक अपने पर्सनल खर्चे के लिए उपयोग नहीं किए थे। तो कौन थे, नसरुद्दीन महमूद ने। कौन थे, नसरुद्दीन महमूद ने। तो दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था, कौन सा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था, तो नसरुद्दीन महमूद सल्तनत काल का सबसे ईमानदार शासक था। अगर आपसे पूछा जाए सल्तनत काल का सबसे ईमानदार शासक कौन था, तो नसरुद्दीन महमूद था। नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु कब हुआ था, तो नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है 1265 में। कब, 1265 में। नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होता है, बलबन। कौन होता है, बलबन। तो बलबन के बारे में जानना है हमें। नसरुद्दीन महमूद का उत्तराधिकारी कौन हुआ, बलबन। कौन हुआ था, बलबन होता है। बलबन बहुत क्रूर शासक था। बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा एवं किस नाम से बैठा था, तो बलबन जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तो नसरुद्दीन बलबन के नाम से बैठा था। कब, नसरुद्दीन बलबन के नाम से बैठा था। नसरुद्दीन बलबन के नाम से 1266 में बैठा था, 1266 में। अब जानते हैं बलबन का जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 1207 ईस्वी में। कब हुआ था, 1207 ईस्वी में, 1207 ईस्वी में। और गद्दी पर कब बैठा था, 1266 ईस्वी में। बलबन का मूल नाम क्या था, बहाउद्दीन था। क्या था, बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन था। बलबन का मूल नाम जो था वो बहाउद्दीन था। बलबन किसका वंशज बताया था, थोड़ा फेंकू था। बलबन जो था ना, इधर का बात इधर, इधर का बात करके बहुत फेंकू था। और तो उन्होंने तब अफर सियार वंश बताया करता था। बलबन अपना किस वंश बताया करता था, अफर सियार वंश बताया था। अफर सियार वंश कहाँ था, ईरान में। ईरान में जो था अफर सियार वंश था, तो वहीं का बताया करता था कि हम अफर सियार वंश के हैं। बलबन वास्तव में कौन वंश के था, इलवारी तुर्क था। कौन था, इलवारी तुर्क था। चालीसा दल का विनाश किसके द्वारा किया गया था, तो बलबन के द्वारा। हम बता दिए थे इल्तुतमिश के शासनकाल में ही। इल्तुतमिश था जो कि 40 अरबी मतलब तुर्की अमीरों का दल बनाया गया था, और किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। और ख़त्म कौन किया था, तो बलबन ने ख़त्म कर दिया था।
विरोधियों को दमन करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति आरंभ किया था। किसने? बलबन। जैसा कि हमने बताया था कि बहुत क्रूर शासक था, तो इन्होंने विरोधियों से मुकाबला करने के लिए रक्त एवं लौह नीति अपनाए थे। रक्त एवं लौह नीति अपनाई थी कि आप पहले आप पटकम पटकी कर लिया जाए, उसके बाद ही कुछ होगा। समझे? तो कौन रक्त एवं लौह नीति अपनाया था? बलबन। कौन? बलबन। राजस्व का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? बलबन ने। राजस्व का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? बलबन ने। जिल ए इलाही इसका मतलब होता है ईश्वर की छाया की उपाधि किसने हासिल किया था? बलबन ने। किसने हासिल किया था? बलबन। जिल्लत ए नुआई इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधित्व का उपाधि किसने हासिल किया था? बलबन। किसने? बलबन। सिजदा एवं पागोस नामक प्रथा की शुरुआत किसने किया था? सिजदा एवं पागोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? बलबन। ईरानी परंपरा के अनुसार भारत में नवरोज पर्व किसने आरंभ किया था? तो बलबन ने। नवरोज फारसी है। नवरोज फारसी लोगों को मनाया जाने वाला एक पर्व था और भारत में बलबन के द्वारा शुरुआत किया गया था नवरोज। तो नवरोज पर्व किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता था? फारसी लोगों के। किस धर्म के? फारसी लोगों से। और भारत में बलबन के द्वारा शुरुआत की गई थी। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन नामक विद्वान किसके दरबार में रहा करते थे? तो बलबन के दरबार में। किसके? बलबन के दरबार में रहा करते थे। कौन? अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। दीवाने ए अर्ज विभाग किससे संबंधित थे? किससे संबंधित थे दीवाने ए अर्ज विभाग? वन विभाग क्षेत्र के लिए। किससे? वन विभाग क्षेत्र के लिए। और स्थापित किसने किया था? बलबन ने स्थापित किया था। बलबन अपना उत्तराधिकारी किससे बनाना चाहता था? तो अपने पुत्र मोहम्मद को। बलबन अपना उत्तराधिकारी किससे बनाना चाहता था? अपने पुत्र मोहम्मद को। परंतु बलबन के मृत्यु से पहले ही मोहम्मद मारा गया। कौन मारा गया? मोहम्मद मारा चल गया था। बलबन ने अपने दूसरे पुत्र बुगरा खा के किस पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? जब मोहम्मद को मर जाने के बाद बलबन ने अपने दूसरे पुत्र बुगरा खा के किस पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? तो कै खुसरो को। किसके? कै खुसरो को। परंतु इसका विरोध हुआ और उत्तराधिकारी नहीं बन सका। अब चलिए, कै खुसरो भी उत्तराधिकारी नहीं बन पाता है। तो बलबन का उत्तराधिकारी किससे घोषित किया गया? कैकूबाद को। किसे? कैकूबाद को। तो बलबन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कैकूबाद हुआ। कैकूबाद की हत्या 1290 ईस्वी में किसने कर दिया था? जब कैकूबाद वहाँ का राजा बना तो उसकी हत्या 1290 ईस्वी में उसकी हत्या कौन किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बलबन के दरबार में ही रहा करते थे। कैकूबाद की हत्या करके किस नदी में फेंक दिया गया था? तो यमुना नदी में फेंक दिया था। कौन नदी में? यमुना नदी में फेंक दिया था। कैकूबाद की हत्या किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और कहाँ फेंक दिया था? मार के यमुना नदी में। कहाँ? यमुना नदी में। कैकूबाद का उत्तराधिकारी किससे बनाया गया था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स को। किसे? शमसुद्दीन क्यूमर्स को बनाया गया था कैकूबाद का उत्तराधिकारी। शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या किसने किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका भी हत्या कौन कर देता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कब? 1290 में। इससे भी 1290 में ही निपटा देता है कि जा तू भी। तो शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कब किया था? 1290 ईस्वी में। गुलाम वंश समाप्त कब हुआ था? तो 1290 में समाप्त हो जाता। गुलाम वंश 1290 में समाप्त हो जाता, क्योंकि सबका हत्या किसने कर दिया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक। उच्च जाति का मुसलमान किसे कहा जाता है? तो उच्च जाति का मुसलमान इलबारी तुर्क को कहा जाता है। उच्च जाति का मुसलमान किसे कहा जाता है? इलबारी तुर्क को। नीच जाति का मुसलमान किसे कहा जाता है? खिलजी तुर्क को। खिलजी तुर्क को नीच जाति का मुसलमान कहा जाता है। इसलिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी को नीचा मुसलमान कहने पर उन्होंने सबका लोगों का कत्ल करके वहाँ का साम्राज्य अपने नाम कर लिया था। कहाँ का? दिल्ली सल्तनत का। तो गुलाम वंश समाप्त यहाँ हुआ और इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का शासन आता है। तो अगले क्लास में हम खिलजी वंश जानेंगे और यहाँ गुलाम वंश का समाप्त होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
जय हिंद। सपना एक देखेंगे मुश्किलें हज़ार आएगी, सपना एक देखेंगे मुश्किलें हज़ार आएगी, लेकिन वो मंज़र बड़ा खूबसूरत होगा, लेकिन वो मंज़र बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी।